हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू अग्निवीर क्लासेस। दोस्तों, आज हम नेवी एमआर के द्वारा जारी सिलेबस में सेक्शन ए के विज्ञान के टॉपिक में से पहला टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। में से 25 प्रश्न करने वाले हैं। कल इस टॉपिक के 25 प्रश्न और करेंगे। आज हम इन 25 प्रश्नों को डिटेल से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नेवी एमआर की सिलेबस वाइज तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पदार्थ है उसकी प्रकृति, पार्ट 1 कर रहे हैं, कल पार्ट 2 आएगा इसका। वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है उस जिसका एक द्रव्यमान होता है जो अपनी संरचना में परिवर्तन विरोध करती है, वो क्या कहलाती है? तो ए दाब, बी घनत्व, सी पदार्थ और डी यौगिक। तो इसका आंसर होगा सी पदार्थ। यानी वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है एवं जिसका द्रव्यमान होता है जो अपनी संरचना में परिवर्तन करती है वो पदार्थ कहलाती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मुख्य अवस्था है? ए ठोस, बी द्रव्य, सी गैस और डी उपरोक्त सभी। तो पदार्थ की 3 ही मुख्य अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, और ऐसे पदार्थ की 5 अवस्था होती है। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ए ठोस, बी गैस, सी प्लाज्मा और डी है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की पंचम अवस्था कौन सी है? ठोस, बी द्रव्य, सी प्लाज्मा और डी है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। तो पदार्थ की पंचम अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। ये पदार्थ की 5 अवस्था होती है। मुख्य 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, और चौथी प्लाज्मा, और 5वीं है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। थोड़ा सा समझाता हूँ। प्लाज्मा यानी एक आंशिक रूप से आयनीकृत गैस होती है। ये एक तटस्थ यानी गैस के बादलों का रूप ले लेता है और ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में पुंज का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के लिए तारे, वो एक यानी पदार्थ की चौथी अवस्था। और उसके बाद में पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। ये पदार्थ की अवस्था जिसमें बोसोन की तनु गैस को परम शून्य के बहुत ही निकट के ताप ठंडा किया जा सकता है, 5वीं अवस्था को। ये 5वीं अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है? ए ठोस का आकार निश्चित होता है, बी ठोस का आयतन अनिश्चित होता है, सी है ठोस के कणों में अंतर आणविक बल प्रबल होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ठोस अवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है नहीं, ठोस का आकार निश्चित होता है, ये बात सही है। ठोस का आकार निश्चित होता है, ये बात सही है। और ठोस का आयतन यानी ये भी निश्चित होता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया? अनिश्चित। तो यही असत्य कथन है। इसका आंसर होगा सी। और ठोस के कणों में अंतराण्विक बल प्रबल होता है, ये बात भी सही है। ठोस के यानी कणों में अंतराण्विक बल प्रबल होता है। जैसे यानी उदाहरण के लिए कौन सा? पत्थर है, कुर्सी है, मेज है, बॉल है, ईंट है, इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इनके अंतराण्विक बल प्रबल होता है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तीनों भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव्य, गैस में रह सकता है? ऑक्सीजन रह सकता है। ऑक्सीजन ये क्या है? यानी गैस अवस्था है। नाइट्रोजन ये भी एक गैस अवस्था है। सिलिका ये एक ठोस अवस्था है। डी जल। तो यानी जल यानी ये यानी ठोस में भी रह सकता है बर्फ के शेप में। और द्रव्य यानी जल यानी द्रव्य के रूप में भी रह सकता है, नदी है ऐसे। और गैस वाष्प में, जैसे बादल है, ये वाष्प के रूप में रहते हैं। ये तीनों अवस्था में पाया जा सकता है जल। इसका आंसर हुआ डी। अगला क्वेश्चन, द्रव्य अवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है? द्रव्य का आकार निश्चित होता है नहीं होता है, बी है द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, सी है द्रव्य का अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, और डी उपरोक्त सभी। तो द्रव्य अवस्था के संदर्भ में सभी सत्य कथन है। क्यों? द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य किसी भी आकार में फैल सकता है। और द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य को किसी भी सांचे में डालने पर आयतन क्या है? ये निश्चित आकार बना देता है। द्रव्य का अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, ये बात सही है। द्रव्य का अंतराण्विक बल नहीं, ये ठोस से थोड़ा कम होता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसमें क्या है? यानी द्रव्य में बहने का गुण होता है और इनका आकार यानी ये बदलता रहता है। और यानी
द्रव्य का आयतन है ये निश्चित होता है। जैसे जल है, उदाहरण के लिए जल, तेल, द्रव्य, ये क्या है, सारे यानी द्रव्य अवस्था में होते हैं। ये यानी द्रव्य अवस्था के उदाहरण है। जल यानी ये द्रव्य का है, तेल है ये द्रव्य में रहता है। अगला क्वेश्चन, गैस अवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है। एक गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। बी गैस का आयतन निश्चित होता है। सी गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक बल सबसे कम होता है। और डी ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीडितता काफ़ी अधिक होती है। तो गैस अवस्था के संदर्भ में तो गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। हाँ सही बात है, ये प्रश्न राइट है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। बी ए गैस का आयतन निश्चित होता है। तो गैस का आकार ही निश्चित नहीं है तो आयतन कैसे निश्चित होगा, ये बात गलत है। इसका आंसर होगा बी, यानी बी, इसका आंसर बी है, ये गलत। और गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक बल सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। और ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीडितता काफ़ी अधिक होती है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था की खोज किसने की थी। ए जे के बोस, बी सत्येंद्रनाथ बोस, सी ए रविंद्रनाथ टैगोर और डी आइंस्टाइन ने। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था की खोज यानी सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, इसका आंसर होगा बी। ये क्या है, गैस की यानी पदार्थ की चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार की कणों से मिलकर बना पदार्थ जिसके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो क्या कहलाता है। ये तत्व है, विशुद्ध पदार्थ, सी यौगिक और डी मिश्रण। तो एक ही प्रकार की कणों से मिलकर बना पदार्थ जिसके कणों की रासायनिक प्रकृति क्या वो समान हो तो वो क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तो वो क्या होता है, तो वह होता है तत्व, यानी तत्व को यानी तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। लोहा यानी ये एक परमाणु से बना होता है, चांदी यानी ये एक परमाणु से बना होता है, कार्बन एक परमाणु से बना होता है। तो कार्बन ये सभी यानी एक ही परमाणु से बना होता है, तो इसका आंसर होगा एक तत्व है, यानी लोहा है, चांदी है, कार्बन, ये सभी क्या तत्व हैं, तो ये एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के संदर्भ में सत्य कथन है। धातुएं अज्ञात वर्ध एवं तन्य होती है, ये बात सही है। सबसे तन्य धातु सोना है, ये भी बात सही। इनमें से धात्विक चमक होती है, यानी धातु में धात्विक चमक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ये बात गलत है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, ये धातु है वो विद्युत की सुचालक होती है। निम्नलिखित में से धातु नहीं है, तो सोना, मरकरी, सी कार्बन, डी लोहा। तो सोना एक धातु है, मरकरी एक यानी मरकरी भी एक धातु है, कार्बन भी कार्बन एक धातु नहीं है, और डी लोहा एक धातु है। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन एक क्या तत्व है। निम्नलिखित में से उपधातु नहीं है, तो थोड़ा ए धातु के बारे में बता देता हूँ। यानी ए धातु एक चमकीली, ये चमकीली नहीं होती है धातु, और ये यानी ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है ये धातु, और अज्ञात वर्धन एवं तन्य नहीं होती है, ये यानी ए धातु के गुण है। और उपधातु नहीं है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, चांदी। तो यानी इनमें से उपधातु नहीं है, तो चांदी एक धातु है न कि उपधातु, इसका आंसर होगा डी। यानी उपधातु वो धातु होती है जिसमें धातु और ए धातु दोनों के क्या गुण प्रदर्शित हो, वो यानी उपधातु होती है। तो चांदी एक धातु है न, इसमें धातु के गुण पाए जाते हैं न कि ए धातु के। तो बोरोन में धातु के गुण पाए जाते हैं और ए धातु के गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों यानी उपधातु है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक योग द्वारा बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक योग के द्वारा बना पदार्थ है वो एक यौगिक कहलाता है, इसका आंसर होगा सी। जैसे जल है, नमक है, चीनी है, ये क्या है एक यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों के यानी एक निश्चित अनुपात से मिलकर रासायनिक योग द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन,
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ए घनत्व है, बी पदार्थ, सी मिश्रण और डी तत्व है। तो इसका आंसर होगा सी, वो मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का विलयन, यानी नमक का विलयन, नमक में क्या है यानी मिश्रण कर सकते हैं, पानी का मिश्रण कर सकते हैं, और वायु में भी मिश्रण होता है, अन्य गैसों का मिश्रण होता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी वायु में मिश्रण होता है। ये यानी मिश्रण के उदाहरण हैं। और मिश्रण के प्रकार: ए समांगी मिश्रण, बी विषमांगी मिश्रण और सी ए वे भी दोनों और डी इनमें से कौन है? तो मिश्रण के दो ही प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसका आंसर होगा सी। समांगी मिश्रण जैसे वायु, नमक का विलयन, ये समांगी, और विषमांगी मिश्रण जैसे बारूद है, कुआसा है, ये यानी विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, मिश्रण घटकों को पृथक करने की विधि: ए वाष्पीकरण विधि, बी गलनांक विधि। यानी मिश्रण घटकों को पृथक करने की विधि नहीं है, तो वाष्पीकरण विधि, गलनांक विधि, अपकेंद्रण विधि और डी ऊर्ध्वपातन विधि। तो मिश्रण घटकों को पृथक करने की विधि यानी वो गलनांक। तो जैसे धातु को गलाया जाता है तो उसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, न कि कोई विधि है। तो गलनांक विधि यानी ये कोई विधि नहीं है। इसका आंसर होगा बी। तो वाष्पीकरण विधि से यानी जल में से नमक को अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रण विधि है, जैसे कपड़े धोने की मशीन में क्या होता है, अपकरण विधि होता है। ऊर्ध्वपातन यानी सीधे क्या यानी ठोस से गैस अवस्था में, न कि ठोस से द्रव्य या गैस, तीनों बीच की द्रव्य अवस्था को छोड़ के सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन विधि है। ये तीनों विधि है, न कि गलनांक कोई विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल से नमक को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? ए वाष्पीकरण विधि, बी अपकेंद्रण विधि, सी आसवन विधि और डी ऊर्ध्वपातन। तो समुद्री जल से नमक को अभी बताया वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन में किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ए पृथक्करण विधि, ए बी क्रोमेटोग्राफी विधि, सी गलनांक विधि और डी अपकेंद्रण विधि। तो कपड़े धोने की मशीन में अपकेंद्रण विधि होती है, अभी बताया, यानी डी। गलनांक कोई विधि होती नहीं है। अगला क्वेश्चन, तेल या जल को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? ए पृथक्करण विधि, बी प्रभाजी आसवन विधि और सी ऊर्ध्वपातन विधि और डी अपकेंद्रण विधि। तेल या जल को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो तेल या जल को पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। कपूर और रेत को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? वाष्पीकरण विधि, बी पृथक्करण विधि, सी ऊर्ध्वपातन विधि और डी गलनांक विधि। तो कपूर और रेत को यानी किस विधि, कपूर या रेत को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। डाई से रंगों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाए? वाष्पीकरण विधि, बी आसवन विधि, सी क्रोमेटोग्राफी विधि और डी पृथक्करण विधि। तो डाई से रंगों को इसको क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, वायु से विभिन्न गैसों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो वायु से विभिन्न गैसों को वाष्पीकरण विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा और पृथक्करण विधि के द्वारा। तो यानी वायु से विभिन्न गैसों को, तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या, जल से यानी जल से जैसे नमक को पृथक्करण करना है तो जल को उबालने पर यानी जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है और नमक बच जाता है, तो ये तो है नहीं। और आसवन विधि, हाँ ये है आसवन विधि के द्वारा यानी वायु से विभिन्न गैसों को पृथक किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी। क्रोमेटोग्राफी विधि से तो डाई से रंगों को भी पृथक किया जा सकता है, और पृथक्करण विधि है ये जिसमें तेल या जल को पृथक करना होता है। और अगला क्वेश्चन, दही से मक्खन को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? ए प्रभाजी आसवन विधि, बी क्रोमेटोग्राफी विधि, सी अपकेंद्रण विधि और डी वाष्पीकरण विधि। तो दही से मक्खन को यानी ये क्रोमेटोग्राफी यानी अपकेंद्रण विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सी। और कल इसमें से कुछ टॉपिक बच गए हैं जो कल करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।